नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि 16 मार्च से कन्हैया यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। आपको पता है कि कन्हैया एनएसयूआई के महासचिव हैं, लेकिन इससे बड़ा पद उनका यह है कि वो राहुल गांधी के बेहद करीब है। कहा यह जाता है कि दो लेफ्टिस्ट युवा नेता ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के असली एडवाइजर हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। एक नाम कन्हैया कुमार का आता है जो कि राहुल गांधी के एडवाइजर हैं, और दूसरा नाम संदीप सिंह का आता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने बिहार में पद यात्रा 16 मार्च से शुरू करने के लिए कन्हैया ने पद यात्रा की शुरुआत करने की क्यों ठानी है, और उनका साथ देंगे कृष्णा अल्लावरू, यानी कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी बिहार में पद यात्रा करेगी। पर एक गंभीर सवाल उठता है कि आप देखिए, एनडीए में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम घटक दल एक साथ मीटिंग कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जिले के लेवल पर किस तरीके से मीटिंग चल रहा है ताकि चुनाव में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। लेकिन ये आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों के बीच में समन्वय क्यों नहीं है? ये पद यात्रा कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कांग्रेस की पद यात्रा है। वैसे वो कह रही है चुनावी यात्रा नहीं है, जो आए इसमें शामिल हो जाए। हम युवाओं के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसमें आरजेडी की तो कोई दिलचस्पी दिखती नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के नेता इसकी बात कर रहे हैं। तो एक तरफ एनडीए में समन्वय दिखाई पड़ता है, दूसरी तरफ महागठबंधन में इस तरह की स्थिति क्यों है? समन्वय क्यों नहीं है? क्या जिस तरीके से कन्हैया अकेले पद यात्रा कर रहे हैं, कल पप्पू यादव अपने को सीएम मटेरियल बता रहे थे। इसका मतलब क्या है कि तेजस्वी की राह में कई कांटे हैं, और ये कांटे सिर्फ बाहरी घटक दलों द्वारा बिछाए हुए नहीं हैं, या कह लीजिए विरोधी पार्टियों द्वारा बिछाए हुए नहीं हैं। ये तो घटक दल ही उनके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। मतलब कांग्रेस भी उनको इस बार के चुनाव में बड़ा आसानी से उनके नेतृत्व को स्वीकार करने वाली नहीं है। पप्पू यादव भी लगातार निगाहें गड़ाए हुए हैं। आखिरकार क्या चल रहा है महागठबंधन में, किस तरह की सोच चल रही है। और इतना ही नहीं, महागठबंधन में आप देखें तो पुत्र विधानसभा में जोरदार खिंचाई करते नीतीश कुमार की, लेकिन तेजस्वी के माता और पिता सदन के बाहर वेलकम करने को तैयार रहते हैं, और सदन के भीतर भी राबड़ी देवी तो ये कहती हुई सुनाई पड़ी कि आप आ जाइए बीजेपी को छोड़ करके, हम आपके साथ आ जाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिरकार चल क्या रहा है आरजेडी के दिलो दिमाग में, और कांग्रेस अलग यात्रा क्यों कर रही है? क्या कुछ है इस राजनीति में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि कन्हैया क्या कुछ कह रहे हैं, फिर शुरू करेंगे चर्चा। आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पद यात्रा निकाली जाए। तो आने वाली 16 तारीख को, 16 मार्च से, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी, जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। तो आपने सुना, कन्हैया अपनी पूरी योजना बता रहे थे, पर दरअसल होने क्या जा रहा है? कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? लालू यादव के दिमाग में चल क्या रहा है? और दरअसल लालू यादव कांग्रेस को बहुत ज़्यादा स्पेस देने के मूड में क्यों नहीं है?
लालू यादव को क्या उम्मीद है कि नीतीश कुमार हमारी तरफ आ सकते हैं? और उस दिन से उम्मीद उनकी तब बढ़ गई है जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी सबसे मिलना चाहते थे, लेकिन किसी से समय नहीं दिया गया, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद नीतीश नाराज हो गए और उसके बाद लालू यादव ने कहा कि हम भगाएंगे सांप्रदायिक ताकतों को। तो कहीं ना कहीं लालू को ये उम्मीद है कि नीतीश हमारे साथ आ जाएंगे और इसीलिए कांग्रेस महागठबंधन में नेग्लेक्टेड फील कर रही है और इसीलिए कन्हैया जमीन पर उतरे हैं। वो कन्हैया जिनको बिहार की धरती पर लालू यादव, तेजस्वी यादव देखना पसंद नहीं करते। दरअसल कांग्रेस की राजनीति आक्रामक क्यों होती जा रही है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी जानकारी है कि कन्हैया कुमार जैसे सलाहकारों ने राहुल गांधी और प्रियंका से कहा है कि हमें 2029 की तैयारी करनी है तो हमें बिहार और उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में विशेष ध्यान देना होगा और इसलिए हमें अपनी खोई हुई जमीन वापस लानी होगी। सवाल ये उठता है कि उसी राह में क्या कन्हैया आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है, हम बताने जा रहे हैं आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। इंदुकांत दीक्षित जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ राम बंधु वत्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार की बात में TV9 के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं श्याम किशोर चौबे जी के पास जाना चाहूँगा। श्याम किशोर चौबे जी, क्या देख रहे हैं आप? कन्हैया की यात्रा अलग, कांग्रेस की पद यात्रा अलग। एक तरफ जिले लेवल पर एनडीए के तमाम घटक दल मिल बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, बिहार के हर जिले में इस तरह की कवायद जारी है। दूसरी तरफ यात्राएं शुरू हो रही है और वो भी चुनाव से पहले। ये मार्च का महीना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। कांग्रेस अलग यात्रा कर रही है, कांग्रेस के अलग नारे हैं। आरजेडी अपनी यात्रा खत्म कर चुकी है। महागठबंधन में बिल्कुल समन्वय दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप इसको? देखिए, इसको हमें पिछले लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखना होगा इन घटनाओं को। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने और इसका जी, लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कन्हैया और पप्पू यादव दोनों को डिस्कार्ड कर दिया था, तब जबकि कांग्रेस इन दोनों को यहां पे लेकर आना चाहती थी। अब उसका रिजल्ट चाहे जो होता, लेकिन जब पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए तो कांग्रेस से भी जीतते ही, तो इसका अफसोस तो कांग्रेस को है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में क्यों चली गई कि 243 सीटों वाले बिहार में उसके पास केवल 19 सीटें रहीं। 243 में 19 सीटें होने का कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। फैक्ट यही है कि उसका कोई मतलब नहीं है। और धीरे 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 एक एक करके राज्य कांग्रेस के हाथों से छूटते जा रहे हैं। इसके साथ ही इसके पैरेलल एक चीज आप देखेंगे कि कांग्रेस में छोटी बड़ी टूट होती चली जा रही है। अब तक आप देखेंगे आजादी के बाद से मेरी समझ से कम 40 टूटें हो चुकी हैं कांग्रेस में। इसी कारण कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे या जो भी अभी कांग्रेस में बचे हुए लीडर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात तो आ रही है और मेरे ख्याल से ठीक ही आ रही है कि अगर जमना है तो आपको संगठन पे ध्यान देना है। आप इसी के पैरेलल अभी हाल की 2 घटनाएं आपको देखनी चाहिए या किसी को भी देखनी चाहिए कि कुछ स्टेट्स में कांग्रेस ने अपने प्रदेश प्रभारी बदल दिए हैं, जिनमें बिहार भी है और बिहार का निकटतम पड़ोसी छोटा भाई या बिहार से अलग हुआ झारखंड भी है। और इन दोनों राज्यों में इनके पहले के जो प्रभारी आते थे वो कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठकर कुछ मीटिंग कर होटल्स में रुक कर निकल लेते थे। वो कहिए जिलों पे, प्रमंडलों पे या कार्यकर्ताओं पे बहुत वो आश्रित नहीं होते थे, उन पे ध्यान नहीं देते थे।
लेकिन इस बार जो दो नए इधर आए हैं बिहार झारखंड में, ये दोनों घूम घूम कर सब कुछ तलाश रहे हैं कि कहाँ पे संभावनाएं हैं, कहाँ पे कमजोरियां हैं। इस स्थिति में अगर कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव के ठीक बाद तेजस्वी यादव की यात्रा खत्म हुई और सोचिए ये शुरू कर रहे हैं, तो ये इनका एक आजमाया, इनका ही नहीं राजनीति में ये एक आजमाया हुआ फैक्ट है कि जब कोई लीडर, कोई नामी लीडर पदयात्रा करता है तो उसको फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आप देखिए लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने जो 2 पद यात्राएं की थी, उसका फायदा इतना तो हुआ कि 44 से बढ़ के वो 99 तक पहुंच गए। तो अब दूसरी बात की एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस चुनाव से पहले, आप समझिए इसको काफी पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। कांग्रेस तो एक सोई हुई पार्टी हमेशा अपना ये चरित्र दिखाती रही कि चुनाव के ठीक पहले ये जगती है और नॉमिनेशन के अंतिम दिन भी टिकट देती है। तो उस हिसाब से कहिए तो कांग्रेस उसके उस फॉर्मूले को याद करते हुए कहिए तो कांग्रेस इस बार थोड़ा पहले जग गई है। अब जग गई है तो पदयात्रा कर रही है, तो इसमें जो जन समर्थन मिलेगा, जो समस्याएं मिलेंगी, जैसा कि कन्हैया कह रहे हैं, और खास करके रोजगार इनके केंद्र पे है, तो वैसी स्थिति में ये फिर शायद जब आपस में सीट शेयरिंग होगी, या कहिए सीट शेयरिंग के साथ साथ कहीं कहीं कैंडिडेट्स की भी बात होती है कि किसको कैंडिडेट कराया जाएगा, तो वैसी स्थिति में आरजेडी यानी लालू प्रसाद और तेजस्वी, मुख्य तो यही दो हैं, ये दोनों शायद यह कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे कि कन्हैया को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, चलिए आप जो बात कह रहे हैं चौबे जी, इसमें कोई शक नहीं कि कन्हैया को एक्टिव करने का मतलब ही है कि आरजेडी की परवाह नहीं करना, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की परवाह नहीं करना। हमारे साथ और भी जी, एक मिनट को, कांग्रेस के पास अभी खोने के लिए कुछ बचा नहीं ना है। हाँ, अब तो खोने के लिए कुछ नहीं, बचा ठीक नहीं है सब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खोने के लिए तो बहुत दिन से कांग्रेस के पास कुछ नहीं था डॉक्टर साहब, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, लेकिन कांग्रेस अब क्यों जग रही है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि बिहार में भी कांग्रेस का रिवाइवल संभव है, और हमारे पास अगर कन्हैया जैसा चेहरा है, पप्पू यादव जैसे नेता हैं, तो हमें अब अपना सर उठाना चाहिए, हमें डब्बा नहीं अब इंजन बनना चाहिए, हमें परजीवी नहीं अब सहजीवी बनना चाहिए। और यही वजह है कि एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि सीतामढ़ी में हम सीता माता का मंदिर बनाने जा रहे हैं, और यह अनाउंसमेंट होता है जिसका स्वागत चिराग पासवान करते हैं कि यह मोदी राज में ही संभव है। दूसरी तरफ कन्हैया कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, पलायन है, पलायन को रोकने के लिए रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए, इसलिए इस सरकार को घेरना जरूरी है। और सबसे मौजूद सवाल पर अगर हम हर जिले में घूमते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को जगा पाएंगे कि आखिरकार उनकी समस्या ये है, और उनकी समस्या को हम सुनेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और अंततः अपनी राजनीति मजबूत करेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं कि अब कांग्रेस अकेले लड़ने की राह पर आगे बढ़ रही है? जी पंकज जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, बोलें। जी, हमारे जितने कलीग्स हैं, हमारे सीनियर कलीग श्याम किशोर जी और हमारे दूसरे मित्र पत्रकार साथी राम बंधु वत्स जी को मेरा नमस्कार। देखिए, बेसिकली कांग्रेस ने पिछले काफी दिनों से, आप देखेंगे 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद केंद्र की बहुत सारी चीजें, बहुत तकनीकें, बहुत फार्मूले आजमाए हैं, लेकिन उनकी नीतियों में, रणनीति में कहीं एकरूपता न होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिलती है जैसा वो चाहते हैं। आप देखें 2000, मैंने कई बार चर्चा में बात कही, 2014 में पंकज जी चुनाव हारने के बाद एंटनी कमेटी, एंटनी कमेटी बनी थी कि चुनाव में हार के कारण क्या थे उसकी विवेचना के लिए, और उस कमेटी ने 2 टूक ये लिखित तौर पे दिया था कि कांग्रेस को पूरे देश में ये छवि बनी है कि ये मुसलमानों की पार्टी, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। इससे अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि हिंदू इसको अपना पार्टी नहीं मानते हैं, और इस छवि से कांग्रेस को अपने को दूर करना होगा।
ये बताना होगा आम जनता में जाकर, उनके कार्यक्रमों में इस ढंग के बदलाव करके कि ये पूरे देश की मेन स्ट्रीम की पार्टी है। लेकिन आप देख लें 2014 के बाद जो ये रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई और कांग्रेस बद से बदतर इसी दिशा में काम करती चली गई और आज तो धुर रूप से इसी दिशा में काम कर रही है कि मुसलमानों का वोट कैसे संग्रहित किया जाए। जबकि आप देखिए कि ये बहुत सिंपल फार्मूला है कि अगर आप रिलीजियस लाइन पे काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे और कट्टरता से काम करेंगे तो नेचुरल कोर्स में जितना रिएक्शन, जितना एक्शन होगा उसके विपरीत उतना ही रिएक्शन होगा। और जो हिंदू की समाज की और सनातन धर्मियों की राजनीति भाजपा करती है अपने आनुषंगिक संगठनों के साथ, उनको आप और धकेल देते हैं उनके पास कि यही एक पार्टी है जो सनातन धर्म और हिंदुओं की बात करती है। इसके बड़े उदाहरण आप देखें कि कुंभ में राहुल गांधी को जाने का समय नहीं मिलता है। मानिक खड़गे जी कह देते हैं कि कुंभ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और उन्हीं के मुख्यमंत्री जो हिमाचल के सुक्खू जी हैं और उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के डी के शिव कुमार आके स्नान करके जाते हैं और कहते हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, उत्तम व्यवस्था थी। क्या पार्टी है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, वो निर्माण काम में बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस क्लेम भी करती है कि ताला हमने खुलवाया, लेकिन आज उसका पूर्ण निर्माण होने के बाद कुंभ से लाखों करोड़ों लोग जाके दर्शन किए और वहां जाने का समय प्रियंका जी को, राहुल जी को नहीं मिला। तो वो एके एंटनी कमेटी 2014 का हारना और आज की कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नेतृत्व आप स्वयं असेस कर सकते हैं। ऐसे में अगर कन्हैया कुमार कुछ और बात कहते हैं और उनके बाकी जो कांग्रेस के लीडरशिप है कुछ और बात कहते हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं आरजेडी, उनके साथ समन्वय की कमी होती है, तो ये जो उठापटक है ना, जब आपके पास कोई दूरदृष्टि नहीं होगी, नेतृत्व में कोई एक इस ढंग की बात नहीं होगी कि हम इस दिशा में ही चलेंगे। और एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं बनारस में स्वयं था पोस्टेड 2009 का, जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था पंकज जी, तो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमको पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी कांग्रेस का खुद का नेटवर्क खड़ा करना है, जो ध्वस्त हो गया पिछले 2-3 दशकों में। कभी समाजवादी पार्टी, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी उनके अलायंस की सरकारें रही, तो हम अकेले लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि 2009 में लोकसभा चुनाव में 23 सीटें, 22 से 23 सीटें केवल उत्तर प्रदेश से जीती थी कांग्रेस ने, अकेले बल पर पूरे राज्य में लड़े थे। लेकिन जैसे ही आगे 2014 में उनको डिबेकल हुआ, आप देखें हर समय समझौता करते रहे, यहां वहां कहां, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज न वो 3 में है न 13 में है। और कन्हैया कुमार तक की जहां तक बात रही, बहुत सारे पत्रकारों ने, हमारे साथियों ने भी पिछली बार चुनाव में, जब सबसे पहले वो उपचुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का और उसके बाद फिर चुनाव लड़ रहे थे जब वो बेगूसराय से, तो आपने देखा होगा कि कई पत्रकार उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, ये कन्हैया कुमार जी हैं, कन्हैया कुमार जी ये कमाल करने वाले हैं। तो जो पत्रकार दूसरे लोगों को पत्रकारिता की शिक्षा देते थे कि ये तो मोदी भक्त हैं, ये योगी भक्त हैं, तो ये फलाना भक्त हैं, ये आरजेडी भक्त हैं, समाजवादी पार्टी भक्त हैं, और वही उनके पीछे घूमते थे। और वो जैसे लगता था कि वो जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव का कवरेज कर रहे हैं कि ये जीत रहे हैं, इनके साथ इतने लोग हैं, रिजल्ट क्या हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये बातें जो आपने अपनी चर्चा में शुरुआत में ही कही कि एक तरफ जिससे आपको लड़ना है उसने अपना हाउस भी ऑर्डर में कर लिया, मोरलेस एक चीजें भी तय कर ली मोटे मोटी, वो जिला जिला में संगठन के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भागलपुर से चुनाव के बाकायदे बिगुल फूंक दिया गया, लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं इंटरनली, एक दूसरे के खिलाफ कि हम ज्यादा ताकतवर कि आप ताकतवर, सीटों के बंटवारे की लड़ाई को लेकर के। तो रिजल्ट क्या होगा आप आंख मूंद करके भी उसकी कल्पना कर सकते हैं। जी नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन रामबंधु बस जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि दरअसल महागठबंधन में फिर से समन्वय की बुरी स्थिति क्यों है? समन्वय की बुरी स्थिति क्या इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद अभी भी नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं, या समन्वय की बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है अब पुराने ढर्रे पे चलना नहीं चाहती? मेरे पास ये जानकारी है कि कन्हैया कुमार, संदीप सिंह, इन लोगों ने राहुल प्रियंका को समझाया है कि 29 की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो इन राज्यों में रिवाइवल के लिए अपना सर
सर उठाना शुरू करिए, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कांग्रेस के कॉस्ट पर ही पनपी हैं। इसलिए हमें इनके साथ रहना भी है तो अपने टर्म्स और कंडीशन पर, इनकी मेहरबानी पर राजनीति नहीं करनी है। क्या इसका परिणाम आप देख रहे हैं? आखिरकार कन्हैया का जमीन पर उतरना कोई साधारण और आसान बात तो है नहीं, क्योंकि चाहे लालू यादव हो तो चाहे तेजस्वी यादव हो, जब तेजस्वी कन्हैया के साथ मंच शेयर करना नहीं चाहते तो कांग्रेस कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पद यात्रा करा रही है। आप क्या देख रहे हैं? आखिरकार चल क्या रहा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि तेजस्वी तो नीतीश कुमार की खिंचाई करते हैं, लेकिन रबड़ी विधान पार्षद होते हुए वो निमंत्रण देती हैं बीजेपी को, छोड़िए हमारे तरफ आइए। दिल्ली में जब नीतीश कुमार से बीजेपी के बड़े नेता नहीं मिलते हैं तो अगले दिन लालू प्रसाद कहते हैं कि हम इन कम्युनल लोगों को बिहार से भगाएंगे। तो आखिरकार ये जो पैगाम लालू प्रसाद दे रहे हैं उसके मायने और मतलब क्या हैं, और क्या कांग्रेस आरजेडी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? कन्हैया की यात्रा का मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। जी, दरअसल आरजेडी कांग्रेस को अपने लिए एक यूज करने वाली वस्तु मानती है, वो पार्टी मानती ही नहीं है। आरजेडी को ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम एमवाई में जो मुस्लिम समीकरण है वो भागलपुर दंगे के बाद जैसे वो कांग्रेस से शिफ्ट हो गई आरजेडी में, तो वो उसका आज भी मिजाज आरजेडी की तरफ ही है। लेकिन आप देखिएगा कि कांग्रेस अब तो आरजेडी कह रही है कि उस कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वामपंथी पार्टियों को हुआ है, तो लिहाजा उनके सीटें को और भी कम कर दे। तो पहले तो वो कांग्रेस पार्टी आरजेडी के बी टीम के रूप में काम करती थी, अब आने वाले चुनावों में तो आरजेडी चाहती है कि उसकी भूमिका को और सीमित कर दे। तो मेरी समझ से कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प है नहीं, सिवाय इसलिए कि वो आरजेडी को अपना बागी तेवर दिखाए। और देखिए, अगर वो आरजेडी से अलग हट के, महागठबंधन से अलग हट के चुनाव लड़ती है तो सीटों पे चाहे जो भी फर्क पड़े, सीटें उसकी चाहे जितने भी कम आए, लेकिन उसकी जो सियासी जमीन है वो बढ़ जाएगी और हानि दो तरफा होगा। कांग्रेस को सीटों की हानि होगी तो आरजेडी को भी हानि होगी। यहाँ जो एमवाई का जो समीकरण है वो उसमें एक जबरदस्त सेंधमारी होगी। बिहार के बाहर जो दूसरी पार्टियां, खासकर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जब सपा अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, तो मुस्लिम मतदाता का जो पसंदीदा पार्टी होता है वो कांग्रेस होता है। तो आज जो आरजेडी की जो जमीन है एमवाई समीकरण, वही उनके पैरों तले खिसक जाएगी। तो इसमें अगर हानि जो होनी है वो आरजेडी को ज्यादा होगी। भले ही आरजेडी को सीटें आएंगी, कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना तो टूट जाएगा। तो हानि दो तरफा है और कांग्रेस की सीटें कम आएंगी, उनकी सियासी जमीन बढ़ जाएंगे, उनके नेता उभरेंगे। बिहार में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी स्थिति, सबसे जो खराब स्थिति ये है कि उनके पास तो कोई अच्छा नेता आना भी नहीं चाहता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप देख लीजिए, केवल कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ही नहीं, अनिल शर्मा है, विनोद शर्मा है, असीत नाथ तिवारी हैं, यहाँ तक कि पहले जो अशोक चौधरी आज जो जदयू में है वो सब पहले कांग्रेस में थे। सब के सब कांग्रेस इसलिए छोड़ दिए क्योंकि कांग्रेस पे आरजेडी का जो नीति था वो हावी हो जाता था। तो कांग्रेस के पास इस वक्त कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता हैं, उनके जरिए निश्चित तौर पे वो अपनी सियासी जमीन बढ़ा सकती है। और दूसरी बात यह है कि महागठबंधन में जो वामपंथी पार्टियां हैं उनको भी देखिएगा कि बीपीएससी मुद्दे से लेकर के बजट सत्र तक कभी भी वो आरजेडी के नजदीक नहीं है। बीपीएससी में भी वो कांग्रेस के साथ प्रदर्शन करती थी और बजट सत्र का जब भी विरोध हुआ था तो वो आरजेडी के साथ उनका प्रदर्शन नहीं था। वो अपना एक अलग बैनर पोस्टर लेकर के और केरल की तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपए करना और गरीबों के राशन को 5 किलो से बढ़ा के 10 किलो करने की वो मांग कर रहे थे। यानी कि वो केरल सरकार से तुलना कर रहे थे बिहार बजट की। उनकी जो निजी पहचान है उससे वो बिहार के बजट का विरोध कर रहे थे, न कि वो कोई महागठबंधन धर्म निभा रहे थे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अलग आती है तो वामपंथी पार्टी को एक विकल्प मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भले वो अगर वो महागठबंधन छोड़ के कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव आए तो सीटों की संख्या भले ही कम जाए, लेकिन वामपंथी पार्टियों का मिजाज तो देखिए, वो सरकार में शामिल नहीं होती है। महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तो शामिल नहीं होती है। वो अलग अकेले लड़ने में भी अच्छी वो कंफर्ट महसूस करती है। वो तो 2020 का चुनाव हुआ था तो महागठबंधन में आया है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो
अगर कांग्रेस अलग हो महागठबंधन से तो वामपंथी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आए, इसमें कोई असर्ज होने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस एक तीसरे खेमे का नेतृत्व कर सकती है, तीसरा मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में आ सकता है, जिसमें नई पार्टी या कुछ क्षेत्रीय जो पार्टी हैं वो सबके सामने एक विकल्प होगा। तो कांग्रेस के लिए अगर उभरना है, अपना जो जमीन उनको बढ़ाना है, तो इसके लिए इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं होगा। नहीं, दूसरी बात ये है कि आप राम बंधु जी, ये बात और भी ज्यादा तेज होने तब लगती है जब कहा यह जाने लगता है कि भाई सीएम अभी तय नहीं है। 4 दिन पहले आलोक मेहता के घर में मीटिंग होती है, तमाम पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं, सीएम के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। उससे पहले अजीत शर्मा कह देते हैं कि सीएम उम्मीदवार अभी तय नहीं है। कल पप्पू यादव कह देते हैं कि सीएम उम्मीदवार तय नहीं है और मैं भी सीएम मटेरियल हूं, मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूं। आखिरकार पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसके मायने क्या है? और सीएम को लेकर के अभी भी ये अफरा तफरी क्यों है? दरअसल चीफ मिनिस्टर को लेकर के प्रॉब्लम एनडीए में भी है और इसी की वजह से कहा यह भी जाता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं पोस्ट इलेक्शन, अगर उनको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिला तो। लेकिन चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में भी आवाज उठ रही है कि अभी तक सीएम उम्मीदवार तय नहीं है। यह क्या है श्याम किशोर चौबे जी? महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार तय नहीं, घटक दल एक साथ यात्रा नहीं कर रहे, एक साथ मीटिंग नहीं कर रहे, लेफ्ट और कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही है, राम बंधु वत्स जी कह रहे हैं। यह चल क्या रहा है? मेरी समझ से ये कुछ वैसा चल नहीं रहा है। सीएम पद के लिए अभी अगर ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं, किसी को घोषित नहीं कर रहे हैं, तो जब अभी सीटों को लेकर और अपनी अपनी स्थिति को लेकर, अपनी अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर, पॉलिटिकल पोजीशन को लेकर अगर दोनों के बीच अभी टसल है, दोनों एक दूसरे से जोर आजमाइश भी कर रहे हैं, इसको नूरा कुश्ती स्टाइल भी कर सकते हैं, इसलिए कि पॉलिटिक्स में कुछ स्थायी तो होता नहीं है ना। यही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी को पटना में घुसने नहीं देना चाहते थे, उनके साथ मतलब लंच नहीं शेयर करते थे, लेकिन आज वही देखिए दोनों सटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि सीएम मटेरियल पप्पू यादव अगर बोल रहे हैं तो वो ठीक बोल रहे हैं। हाँ, अगर अब दोनों अपनी अपनी स्थिति तलाश लेते हैं, जैसा कि आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही बात आई थी कि कांग्रेस ने कहा है कि हम 70 सीटें लेंगे गठबंधन में, महागठबंधन में, और मन पसंदीदा सीटें लेंगे। पसंदीदा सीटें लेंगे मतलब जहां थोड़ी संभावना है, जीतने की संभावना या अच्छे पोजीशन की संभावना है। तो इस पदयात्रा के बहाने उन सीटों की भी तलाश की जा सकती है। रही बात कि चुनाव आते आते वाम दल, आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग हो ही जाएंगे, ये कहना अभी कठिन है, इसलिए कि सीधी सी बात है, फैक्ट है, और जो अभी की स्थिति है उसमें अगर 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 मैं बार बार कह रहा हूं, अगर महागठबंधन को सरकार बनाने का चांस मिलता है, ऐसी नौबत आती है, तो जो अभी की संभावनाएं हैं उसमें कांग्रेस 19 उछल के 91 पर तो नहीं जाएगी। अगर 70 सीटों पे लड़ती है तो कितना लाएगी? रही बात उस मैक्सिमम सीटें निश्चित तौर पे आरजेडी के खाते में जाएंगी और जो बड़ी पार्टी होगी उसी का सीएम होगा। लेकिन अभी अगर ये सरेंडर कर जाए, आप ये स्थिति सोचिए कि कांग्रेस सरेंडर कर जाए और आरजेडी के कहे अनुसार चलने लगे, तो उसको न तो 70 सीटें मिलेंगी, न पसंदीदा सीटें मिलेंगी। ऐसे भी दीनहीन और शर्मनाक की स्थिति में है। तो उसमें अगर ये अपना आजमा रही है तो ठीक है। और दोनों चीजें हैं इसके साथ साथ कि अगर आप हमको महत्व देंगे तो ठीक है, हम 70 पे लड़ेंगे, कुछ हमारी शर्तें रहेंगी, कुछ आपकी शर्तें रहेंगी, एक तरफा शर्तें नहीं चलेंगी। और नहीं देंगे तो हम अकेले ही जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस के पास खोने के लिए बचा क्या है? 19 तो सीटें, बहुत से बहुत क्या होगा? 19 में 19 जाएगा ना, 0 पे आएंगे और क्या करेंगे? तो भाजपा भी तो कभी 2 सीट पे थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन
अगर ये कर रहे हैं तो मेरी समझ से कांग्रेस अपने ढंग से सही कर रही है। रही बात आरजेडी का, तो आरजेडी भी तो लालू प्रसाद के लिए तो कहा जा सकता है ना कि हार्ड बार्गेनर हैं, नहीं है क्या, शुरू से है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना दिखा रही है, अपनों को आजमा रही है, तो सही कर रही है। और इसके पास दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें और ध्यान में देने की बातें हैं कि बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति अब जातीय समीकरण की ओर लगभग बढ़ चुकी है। कहीं ऐसा नहीं है कि जहां जातीय समीकरण न चलता हो चुनाव में। उस स्थिति में कांग्रेस के पास, लालू यादव के पास एक यादव फैक्टर बहुत बड़ा है। तो आप देखेंगे कि पप्पू यादव, ठीक है, लालू यादव की तरह भले ही जन समर्थन न जुटा सके, लेकिन एक चेहरा तो है, डैशिंग पर्सनैलिटी है। और जो आदमी लगातार मतलब ऑलमोस्ट 4 बार निर्दलीय सांसद चुना जाता रहा, उसका वैल्यू है और वो कहीं डरता नहीं है और सबकी मदद में भी लगा रहता है। तो उधर है कन्हैया कुमार का फॉरवर्ड का चेहरा है, और बाकी जो इनके पास अपने हैं अभी के संगठन में, सब मिला जुला के चलेंगे तो मेरे ख्याल से बात बनेगी। और ठीक है, नहीं, बात बनेगी। आप ऐसा कह रहे हैं कि बात बनेगी और हर पार्टी बात बनने की उम्मीद में ही आगे बढ़ती है। तो डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, ये मान लिया जाए कि कन्हैया कुमार चुनाव में भी लड़ सकते हैं, क्या इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ती है? कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी जिस तरीके से है, जयराम रमेश ने इसकी चर्चा भी की है कि राहुल के बाद अगर कोई किसी नेता को सुनने आता था भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान तो कन्हैया कुमार को, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार से, बेगूसराय से एक चुनाव बुरे तरीके से हारे हैं, 4 लाख से ज़्यादा वोट से हारे थे। सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान दे सकते हैं? आपको ऐसा दिखाई पड़ता है अब वो स्टेट पॉलिटिक्स में उतर सकते हैं, इसकी संभावना है? जी पंकज जी, प्रबल संभावना है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं, और ये बुद्धिमत्तापूर्ण चीजें हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया कि हाँ गुजरात में ये हमको लीड करेंगे, सोच समझकर तोल मोल करके तय करना चाहिए। ये नहीं कि हर चुनाव के बाद 2 महीने 6 महीने बाद आप बदल दिए लीडरशिप, लेकिन आप तय कर दीजिए और यंग लीडर्स को अगर आगे लाइए। तो जिस तरह से लोकसभा में वो नहीं जा पाए कन्हैया कुमार, अब विधानसभा में अगर उनको मौका दिया जाए तो एक चेहरे के तौर पे, और ये बड़ी बात देखिए क्या है, कन्हैया कुमार की कुछ खासियत है। जेएनयू की पॉलिटिक्स से जो लोग भी निकले हैं और वहां की छात्र राजनीति में रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि वो बहुत आर्टिकुलेट होते हैं और अपनी बातों को कैसे रखना है, वहां इस चीज की छात्र राजनीति में अच्छी सीख मिल जाती है लोगों को। और बिहार की उर्वरा भूमि में जो राजनीतिक तौर पे बहुत उर्वरा है, वहां पे कन्हैया जैसे कैरेक्टर पॉलिटिक्स में बहुत सूट करते हैं। अगर वो वहां जम के रहते और ये जो कहते हैं ना बरसाती मेढक की तरह अभी आ गए, चुनाव आने वाला है तो 6 महीने पहले एक्टिव हो गए, ये न करके वो लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद अगर लगे रहते, तो आज कन्हैया कुमार की छवि और उनकी पूछ बिहार के हर इलाके में ज्यादा व्यापक तौर पे होती। तो मैं तो मानता हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत, और इसकी प्रबल संभावना मानी जा सकती है कि उनके नेतृत्व में अगर ये यात्रा निकालने की और चुनाव की तैयारी की बातें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनको विधानसभा में चुनाव के मैदान में भी कांग्रेस उतार सकती है, और इसकी प्रबल संभावना मैं देखता हूं। और उतारने के लाभ हैं, क्योंकि कांग्रेस में इस ढंग की बहुत मुखर लीडरशिप बिहार में नहीं दिखती है। और जिस तरह की जमीन पर लड़ने के आदी होते हैं छात्र राजनीति में लोग, जेएनयू में खासतौर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स के लोग बड़े मतलब छटे हुए माने जाते हैं। माना जाता है कि वहां की मिट्टी में छात्र की राजनीति में जो पलता बढ़ता है वो रियल राजनीति को बहुत समझ लेता है कायदे से। तो वो जम करके कैसे लड़ना है, और ये कोई ऐसे असामान्य बात नहीं है जो तेजस्वी से दूरी बनाते हैं। तेजस्वी क्या खाकर उनका मुकाबला करेंगे? जिस तरह की राजनीति कन्हैया कुमार कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास वो पार्टी सशक्त नहीं है आरजेडी जैसी, लेकिन जिस तरह की खाटी बातें वो करते हैं लोगों से जुड़ करके, लोगों के दिल की, लोगों के मन की, मिट्टी की बातें करते हैं, वो मिट्टी से लेकर विदेशों तक जानते हैं, अमेरिका तक की चीजें जानते हैं। और वो तो ट्यूटर्ड बातें करते हैं आज भी तेजस्वी जी। उनको जो चीजें लिखकर दे देते हैं, झा साहब वो भी जेएनयू के ही छात्र नेता रहे हैं, तो वो चीज वो बोलते हैं, वही उनका ट्वीट संभालते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
तो एक कन्हैया कुमार है जो सब कुछ स्वयंभू नेता है, लेकिन ये बात है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व, उस पर हमको बड़ा शक होता है कई बार पंकज जी, कि वो इतनी मेच्योर आज तक नहीं हो पाई कि अपने स्टेट्स में बढ़ाए हुए लीडरशिप को वो बढ़ाएं और संभाल कर रखें थाती के तौर पर, उनको लॉन्ग टर्म में मौका दें जिससे वो चीजों को जमाएं। यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है, कहीं नहीं है। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी पिछली विधानसभा में, लड़की हूं लड़ के लूंगी, क्या हुआ? पूरा सफाया हो गया। तो आप अगर कोई राजनीति में करना चाहते हैं तो एक दो उसकी तरह मौसमी किसी जीव की तरह कोई हत्या हो गई, किसी के साथ कोई घटना हो गई, आप चले गए, आप जमीन पर रहकर वहां लड़ेंगे, तैयारी करेंगे तो राजनीति में जम सकते हैं। और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को अगर कांग्रेस आगे लाएगी और सचमुच अगर उनको विधानसभा के मैदान में उतारेगी और कन्हैया कुमार भी जमीन पर टिक कर बिहार में अगर राजनीति करेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ संभावनाएं लेकर आ सकते हैं। नहीं, ये संभावनाएं लेकर के तो आते हैं, पर सवाल ये उठता रामबंधु वत्स जी, कन्हैया अगड़ी जाति से बिहार और उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स ओबीसी ईबीसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। आपको लगता है कि कांग्रेस का ये प्रयास प्रोडक्टिव होने जा रहा है, किसी तरीके से फायदेमंद होने जा रहा है? आरजेडी तो पहले ही चिल्लाना शुरू कर देगी, जैसे प्रशांत किशोर का नाम वो प्रशांत किशोर पांडे लेती है आरजेडी। आपको नहीं लगता कन्हैया कुमार अगड़ी जाति से आते हैं, ये उनके लिए एक तरीके से नेगेटिव फैक्टर है जो बिहार की राजनीति में उन्हें बहुत सफल होने में बाधक साबित होगा? क्योंकि फिलहाल आने वाले समय में कहीं भी राजनीति बिहार की अगड़ी जाति के इर्द गिर्द घूमती दिखाई नहीं पड़ती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कन्हैया अगड़ी जाति के हैं, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कौन सी अपनी सरकार बनानी है, इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो आगामी चुनाव होने वाला है उसमें उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, तो ऐसे में वो समस्या नहीं है। दूसरी बात है कि कन्हैया अगड़ी जाति के हैं, लेकिन आप देखिएगा जब उनका पदयात्रा चलेगा तो उसमें ये चीज नजर आएगा कि मुस्लिम कितने जुड़ते हैं। जो भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस के हाथ से मुस्लिम वोट बैंक सरक गया था, उसको दोबारा पकड़ना चाहेगी इस पदयात्रा के जरिए, या जो वर्तमान में जो कांग्रेस जो कर रही है अपने जिन पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो या कृष्णा आलूवारू के नेतृत्व में जो भी होने वाला है, तो इसमें मुसलमान वोट बैंक कहां से शिफ्ट होता है ये देखना जरूरी है। इसलिए कन्हैया केवल अगड़ी जाति के हैं ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले देखे थे कि जो पशुपतिनाथ पारस से आरजेडी का समझौता हो रहा था, उसमें क्या था, उनके पास तो कोई पासवान वोट बैंक है नहीं, वो तो सिर्फ सूरजभान सिंह का एक प्रभाव था जिससे नालंदा, मोकामा, नवादा, बेगूसराय आदि में वो चाह रहे थे सेंधमारी करना, तो उससे तो ज्यादा प्रभावशाली कन्हैया कुमार होंगे। और लोकसभा चुनाव में भले ही परिणाम चाहे जो हुआ, विधानसभा चुनाव में तो यहाँ 5,000 और 10,000 वोट बैंक इधर से उधर शिफ्ट हो जाए तो परिणाम बदल जाता है। तो ऐसे में कन्हैया कुमार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के लिए लाभदायक होगा। इस चुनाव में कांग्रेस सीट चाहे जितनी भी लाए, अगर उसकी अपनी जो वोट बैंक है उसका विस्तार हो जाए, अगर वो ये बता दे कि बिहार का जो मुस्लिम मतदाता है वो आधे से अधिक आज भी उसका है, तो ये सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। और इसके बाद ही वो आगे का जो 29 की जो लोकसभा की तैयारी है उसके लिए ये जो यात्रा है या जो वर्तमान जो उनकी राजनीति है इस चुनाव में, वो मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो उनका अग्रणी जाति का होना मुझे नहीं लगता है कि उससे उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो आरजेडी है वो एमवाई समीकरण में तो सीमित हुई है, उसका जब विस्तार होगा यानी वो दलित के पास जाए और उसका फैलाव सवर्णों में हो, तभी वो सत्ता में आ पाएंगे। तो इससे सवर्ण वोट बैंक भी आरजेडी से खिसक के कांग्रेस में जा सकती है। और दलित का भी जो नैरेटिव कांग्रेस चला रहा है, तो कांग्रेस में दलित का आकर्षण बढ़ेगा। मुझे लगता है कि कन्हैया की यात्रा से या कांग्रेस के वर्तमान पहल से आरजेडी एमवाई में तो बिल्कुल ही सिमट जाएगी, उसका एमवाई भी दो फार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए जितना एनडीए या जो नीतीश कुमार या बीजेपी चुनौती नहीं दे रही है, उससे अधिक कहीं बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि कृष्णा अल्लावरू कहा जा रहा है, कृष्ण कन्हैया की जोड़ी
ये पद यात्रा कर रही है, तो कृष्णा अल्लाह वरु, अगर मैं सही हूं, वो दलित जाति से हैं, ये अगड़ी जाति से हैं, मुसलमानों की संख्या पद यात्रा से ज़्यादा जुड़ेगी तो एक बड़ा दबाव बनेगा आरजेडी पर। आरजेडी ज़्यादा सीटें देने के लिए आगे आएगी, गंभीरता से लेगी कांग्रेस को, और कांग्रेस जो मन माफिक सीटें चाहती है वो उसको मिल सकेगी। क्या यही रणनीति आपको दिखाई पड़ती है चौबे जी? जी, एक तो ये रणनीति है। दूसरी चीज जो शायद हम लोग भूल जा रहे हैं, कांग्रेस से जो उसका एक पहले बड़ा वोट बैंक था वो कट चुका है, पूरे देश में कटा है। वो है सवर्णों का वोट। सवर्णों का वोट कांग्रेस से जो छिटका है, तो कन्हैया के आने से सवर्ण भी तो जुड़ेंगे, और सवर्ण जुड़ेंगे तो किसको सवर्ण कैसे जुड़ेंगे चौबे जी? ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप जाति ढूंढिएगा, पत्रकारों में आप जाति ढूंढिएगा, प्लेयर्स में आप जाति ढूंढिएगा। क्यों जुड़ेगा कोई प्रोग्रेसिव लोग? सवर्ण ही क्यों जुड़ेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर आप जाति ढूंढ रहे हैं, मतलब आप किस हद तक जात पात की राजनीति करने लगे हैं? आखिरकार आप अपने बेसिक पॉलिटिक्स से कितना दूर जा रहे हैं? बेसिक पॉलिटिक्स से ये दूर जा रहे हैं। भले सेंट्रल लीडरशिप वो कर रही है, लेकिन लोकल लेवल पे अगर सवर्णों के इलाके में सवर्ण कैंडिडेट दिए जाएंगे तो वो तो वोट काटेंगे ना। वो काटेंगे तो एनडीए को नुकसान होगा, और मेरे ख्याल से इस चीज को लालू प्रसाद समझेंगे, इसलिए कि वो वोट तो लालू प्रसाद से भी कटे हुए हैं। तो दोनों मिलके अगर उधर से कुछ वोट काटते हैं, और जैसा कि वत्स जी ने कहा, और बात भी सच है, विधानसभा का चुनाव उसके लिए लाख वोट से हार जीत नहीं होती है, 5,000 10,000 कहीं कहीं सैकड़ा में हार जीत होती है। उतना वोट भी अगर ये शिफ्ट करा लेते हैं तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। तो मेरी समझ से ठीक है, एक ये मान के चलिए कि कांग्रेस एक नए रास्ते की ओर बढ़ रही है। अभी बिहार के इलेक्शन से वो शुरुआत करने जा रही है। इसके पहले तक तो उसका फेल्योर चलता रहा। अदरवाइज वो ना हरियाणा में इतनी बुरी तरह से हारती, न ही दिल्ली में इतनी बुरी तरह से हारती। नहीं तो क्या डॉक्टर इंदुकांत जी, जो पप्पू यादव अपने को सीएम मटेरियल बता रहे हैं, वो तो ओबीसी जाति से आते हैं, तो सीएम मटेरियल अपने को बताना या ये कहना कि अभी सीएम तय नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि कांग्रेस अगड़ी, पिछड़ी, मुसलमान और दलित सबको इकट्ठा कर रही है? अगड़ी जाति में कन्हैया आ गए, पप्पू यादव पिछड़ी में आ गए, कृष्णा अल्लाह वरु जो हैं वहाँ इंचार्ज बना करके भेजे गए हैं, वो दलित जाति से आते हैं, तारिक अनवर जैसे नेता मुस्लिम समाज से आते ही हैं। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो कांग्रेस बड़ा सोच समझ करके प्ले कर रही है। जी देखिए, कांग्रेस की तो हमेशा से यही रणनीति रही है कि हर जात हर धर्म के लोगों को अपने साथ रखा जाए, लेकिन रणनीति सोच ये रही है, लेकिन रणनीति ऐसी करते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता है। तो अगर इस ढंग की सोच लेकर करके, जैसा आपने बताया कि सारे लीडर्स को तमाम जगहों से वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, सफलतापूर्वक अगर एकजुट होकर के अगर रणनीति के तहत ऐसा करें तो निश्चित तौर पे उनको कुछ बेहतर सफलता मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स या दूरदर्शिता पूर्ण नीति न होने के कारण उनकी लीडरशिप जितना पुष्पित पल्लवित होना शुरू करती है, उसी दिन वो पार्टी छोड़कर अलग हो जाती है। ये एक ऐसा संकट है जिसमें मैं देख पाता हूं, मैंने कई बार देखा है, जब छात्र राजनीति करते थे, कन्हैया जी का पुराना बयान आप देखेंगे तो बहुत बार वो टांट करते थे इसी कांग्रेस की लीडरशिप पे। अब जब कांग्रेस में वो शामिल हो गए तो वो उनके मुखर या उनके चेहरा बन गए हैं आज बिहार जैसे राज्य में कम से कम, और पूरी जो देश की यात्रा करते, पद यात्रा करते भारत जोड़ो की, उसमें राहुल गांधी के साथ साथ है, जैसा अभी चर्चा में हम लोग की बात आई। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो अगर कन्हैया जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं और वो डायनामिक हैं, अच्छे स्पीकर हैं, आर्टिकुलेट हैं, तो कल उनके मन की बात जब नहीं होगी या उनको ऊपर बात करने के लिए समय नहीं मिलेगा हेमंत बिश्व शर्मा और बाकी नेताओं की तरह, जैसा आजकल आपने देखा कि केरला के अपने उनके साथ भी हो रहा है। तो अब अपने ही नेताओं को आप आगे बढ़ाइए, नेतृत्व दें, और बाद में उनसे ठीक से उनको स्पेस न दें, तो आगे आने वाले समय में वो कांग्रेस में रहेंगे, इसी की क्या गारंटी है?
तो कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है, लीडरशिप है, मैं पंकज जी मानता हूं कि उनके सोच में स्थिरता है, उनकी रणनीति में स्थिरता है, दूरदर्शिता रहे, तब ये सारे लीडर्स और इस ढंग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उनको लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगी। ठीक है, ठीक है। रामबंधु बस जी, आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस अलग रणनीति बनाते हुए अलग अलायंस भी बना सकती है, जिसमें कांग्रेस होगी, जिसमें लेफ्ट पार्टी हो सकती है, जिसमें प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, जिसमें और कुछ छोटे बड़े दल हो सकते हैं? जी, ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप देख लीजिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कड़वाहट इस कदर है कि कांग्रेस और आरजेडी वर्तमान में दोनों एक दूसरे के ही मुद्दे को पकड़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी आते हैं तो जाति का जनगणना पे सवाल उठाते हैं, तो जब आरक्षण का मसला राहुल गांधी के द्वारा शुरू हुआ तो फिर आरजेडी 65% रिजर्वेशन का मुद्दा उठा रही है। कन्हैया कुमार का जो रोजगार और शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी के लेकर के यात्रा है, ये कहीं ना कहीं तो तेजस्वी यादव का जो दवाई कमाई और पढ़ाई का जो नैरेटिव था उसी पे हमला है। ये लोग फिलहाल आरजेडी हो और कांग्रेस, फिलहाल ये लोग एनडीए पे हमलावर उतने नहीं दिखते जितने एक दूसरे के मुद्दे को हड़प रहे हैं। ये जो ये टकराहट की अपना एक चरम सीमा बता रही है कि चरम सीमा पे आपसी टकराहट है। तो ऐसा तभी होता है, एक दूसरे के मुद्दे को भी छीनना, झपटना तभी होता है जब मिजाज हो कि अलग चुनाव लड़े। अलग चुनाव लड़ेंगे तो तीसरे मोर्चे की संभावना बढ़ेगी। और इसके साथ जो अन्य जो पार्टियां हैं, जैसे चिराग पासवान है, मांझी हैं, और जो और भी कोई नई पार्टी हैं, तो इन लोगों के बीच भी गठबंधन की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तो बस दो ही ऑप्शन है, या तो आप महागठबंधन में जाइए, तो महागठबंधन का मतलब केवल लालू यादव होते हैं, दूसरा तो कोई होता नहीं है। अगर आप एनडीए में जाइए तो सिर्फ एक नीतीश कुमार हावी हो जाते हैं, और नीतीश कुमार को ही नजर में रखते हुए बीजेपी कोई निर्णय ले पाती है। तो तीसरे मोर्चे का एक विकल्प होगा, और मुझे लगता है कि इस चीज को कांग्रेस समझ भी रही है, और इसीलिए वो इतना एक्टिव। आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 महीनों से कांग्रेस का जो तेवर इतना गर्म है आरजेडी की तरफ, वो आपको एक बिहार में नहीं, पर पप्पू अपने को सीएम कैसे बता रहे हैं? इसमें क्या दाव देख रहे हैं आप? देखिए, पप्पू यादव सीएम बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो हर मुद्दे पे, चाहे आप ओबीसी का मुद्दा हो, सवर्ण का मुद्दा हो, मुसलमान का मुद्दा हो, अब कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे अपना जो तेवर तीखा कर रहा है। चलिए, आपने बहुत सही जवाब दे दिया, और मैं यही आपसे जानना और समझना चाह रहा था आप तीनों लोगों से। एक बात तो बहुत साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस अब परजीवी की मुद्रा में रहने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कांग्रेस अब सहजीवी बनना चाहती है, और कांग्रेस अब अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है, इसकी भी तैयारी कर रही है। इसलिए बिहार में नए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस के भीतर जो ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसकी बड़ी वजह क्या है? राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मुसलमानों के बीच बढ़ता विश्वास, या कांग्रेस अपने दम पर इसलिए उतरना चाहती है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 2029 से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में अच्छे तरीके से पार्टी का रिवाइवल नहीं हुआ तो जो 2029 की बाजी भी चूक जाएंगे राहुल गांधी, इसलिए कन्हैया कुमार बिहार में उतरे हैं। बहुत सारी ऐसी वजहें हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब कांग्रेस इनएक्टिव पॉलिटिक्स करने के मूड में बिहार में कतई नहीं है। बिहार की बात में रामबंधु वत्स जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, श्याम किशोर चौबे जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।